हेलो दोस्तों, राधे राधे। चलिए आज का वीडियो हम देखते हैं। दोस्तों, एक जमाना था जब दुनिया भारत को सोने की चिड़िया कहती थी और उस चिड़िया का दिमाग था बिहार। बिहार Is anyone really safe in Patna? नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय बिहार में थे, जहां से नॉलेज का जो प्रकाश था वो पूरे एशिया में फैलता था। लेकिन आज का बिहार, जब किसी से पूछो तो जवाब मिलता है बेरोजगारी, माइग्रेशन और जंगल राज। क्या हुआ इस राज्य को? कहां चूक गया? ये कहानी है एक ऐसे स्टेट की जो कभी ज्ञान का एपिसेंटर था, लेकिन आज ये अपनी खुद की पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। ये कहानी है उन सपनों की जो कभी इस मिट्टी में पाले गए थे, लेकिन राजनीति, भ्रष्टाचार और बेपरवाह सरकारों के बीच ये कहीं खो गए। एक काम करते, एकदम शुरू से शुरू करें। 2500 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में अंधकार था और अज्ञानता थी, बिहार एक ऐसा प्रदेश था जहां ज्ञान, धर्म और दर्शन का प्रकाश था। नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां से चाइना के बड़े बड़े स्कॉलर्स वहां पर सीखने आए। ये एक ऐसा कैंपस था जिसमें 9 स्टोरी लाइब्रेरी थी। कहते हैं नालंदा में एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए छात्रों को 3 लेवल के ओरल इंटरव्यू से गुजरना पड़ता था। ये सिर्फ एजुकेशन नहीं, एक सिविलाइजेशनल मॉडल था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी गंगा के किनारे तंत्र और फिलोसॉफी का सेंटर थी। आर्यभट्ट ने यहाँ से एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में ऐसे सिद्धांत दिए जो आज नासा तक पढ़ाता है। चाणक्य यहीं से थे जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। पाटलिपुत्र भारत का पहला पॉलिटिकल कैपिटल था। गौतम बुद्ध और महावीर यहीं से अपना धर्म उन्होंने फैलाया। अनेक फॉरेन डिग्नेटरीज, यात्री और स्कॉलर्स ने ये लिखा है कि इफ नॉलेज हैड अ कैपिटल इट वॉज बिहार। लेकिन जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया तो सिर्फ इमारतें नहीं, एक सभ्यता की मेमोरी भी खो गई। दोस्तों सोचिए, एक लाइब्रेरी जिसमें 9 मंजिलें थी, जहां 9 मिलियन से ज्यादा पुस्तकें थी, जहां चाइना से लेकर तिब्बत तक के स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, उसको जलाना। खिलजी सिर्फ एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं, वो एक मिसाल है कि कैसे आक्रमण सिर्फ शास्त्रों से नहीं, संस्कृति को मिटाकर भी होता है। नालंदा जलाना एक लाइब्रेरी को नहीं, एक सिविलाइजेशन को जलाना था। सवाल उठता है कि क्या आज भी लोग खिलजी की सोच से प्रभावित हैं? अनफॉर्चुनेटली यस। कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स या सोशल मीडिया वॉरियर्स इनडायरेक्टली ऐसे इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई करते हैं। उसको विक्टोरियस कॉन्करर्स या स्ट्रॉन्ग रूलर्स के रूप में दिखाया जाता है। इनफैक्ट एक बार पटना के कॉलेज में एक डिबेट हुई। टॉपिक था बख्तियार खिलजी, अ लेजेंड और अ क्रिमिनल। वहां एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता है कि उन्होंने तो यानी खिलजी ने तो सिर्फ लैंड एक्सपांड किया था, इसीलिए जला दिया। ज्ञान तो बाद में भी अर्जित कर लिया जाता। तब एक प्रोफेसर ने जवाब दिया कि भूखे को रोटी मिल जाती है, लेकिन अगर उसका दिमाग जला दिया जाए तो वो रोटी बना भी नहीं पाता। आप बताइए, क्या ऐसे लोगों के नाम पर हमारे शहरों के रेलवे स्टेशन के या सड़कों के नाम होने चाहिए? क्या ऐसे इतिहास को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए या फिर उसे एक फुटनोट बना देना चाहिए? बस जो भी हो, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। बिहार से पहले बड़े बड़े राजनेता निकले, लेकिन आजादी के बाद जब देश नए नए विकास के रास्ते पर बढ़ रहा था, बिहार पॉलिसी का शिकार बन गया। प्लानिंग कमीशन के फोकस एरियाज में बिहार हमेशा पीछे छूट गया। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स अधूरे रहे। जो लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए थे जैसे और स्टेट्स में हुए, वो यहाँ हो ही नहीं पाए। जमींदारी खत्म जरूर हुई, लेकिन नए जमींदार पॉलिटिकल लीडर्स बन गए। और 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार अपने इंडस्ट्रियल बेस बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद से भी वंचित रह गया। बिना इंडस्ट्री के रोजगार का क्या मॉडल होता बताइए? एग्जाम्पल, बेगूसराय, जिसे बिहार का लेनिनग्राड कहा जाता था, वो एक जमाने में इंडस्ट्रियल हब बन रहा था, लेकिन एनटीपीसी और फर्टिलाइजर प्लांट्स वहां भी अधूरे रहे। ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब और हरियाणा में तो आई, क्योंकि वहां पर कैनाल और ट्यूबवेल बेस्ड इरिगेशन था। बिहार के पास फ्लड और ड्रॉट दोनों थे, लेकिन न प्रॉपर इरिगेशन प्लान बना और न ही स्टोरेज। इनफैक्ट एक किसान से एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि गन्ना उगाता तो हूँ, लेकिन बेचने जाने के लिए रेल या रोड नहीं। ज्ञान भी है, जमीन भी है, लेकिन बाजार तक पहुंच नहीं है। यही है बिहार। हालांकि आगे चलकर जेपी मूवमेंट ने बिहार को राजनीति के एपिसेंटर में ला दिया। ये एक ऐसी क्रांति थी जो नेशनल बन गई। पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी जैसे कैंपसेस प्रोटेस्ट ग्राउंड बन गए। जेपी ने कहा था कि यह आंदोलन सिर्फ इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं है, पर पूरी व्यवस्था के खिलाफ है। इस आंदोलन में लालू, नीतीश, रामविलास पासवान, सुशील मोदी जैसे कई नए चेहरे निकले, पर ये चेहरे जब सत्ता में आए तो उसी व्यवस्था का हिस्सा बन गए।
सोशल जस्टिस के नाम पर कास्ट असर्शन आया, लेकिन डेवलपमेंट गया तेल लेने। 70 के दशक के दौरान बिहार में स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने यूथ को जगाया, लेकिन 80 के दशक में वही स्टूडेंट पॉलिटिक्स गन्स और गुंडागर्दी में बदल गई। पटना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर याद करते हैं कि एक टाइम था जब स्टूडेंट्स मार्क्स, गांधी और अंबेडकर पर डिबेट करते। 10 साल बाद वही सारे स्टूडेंट्स कट्टा लेकर एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर को धमका रहे, और यहीं से शुरू होती है बिहार की नई जर्नी। जो बिहार ज्ञान का गढ़ था, वो अब क्राइम का गढ़ बनने जा रहा था। इंडिया इज वाइल्ड वेस्ट। 90s का बिहार, इंडियाज वाइल्ड वेस्ट। 90s का बिहार एक ऐसा दौर था जहां लोगों ने जंगल राज का असली मतलब देखा, सुना और समझा। जब पूरे देश में लिबरलाइजेशन हो रहा था, नए नए स्कूल कॉलेजेस खुल रहे थे, आईटी सेक्टर्स बढ़ रहे थे, तब बिहार का हाल अलग ही कहानी कह रहा था। यहाँ न सिर्फ क्राइम अपने पीक पर था, बल्कि एजुकेशन सिस्टम भी कोलैप्स के किनारे पर खड़ा था। सबसे पहले बात करते हैं क्राइम की। 90 के दशक में बिहार किडनैपिंग कैपिटल के नाम से मशहूर हो गया था। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, स्कूल का प्रिंसिपल, किसी को भी उठवा लेना आम बात। ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था, एक नई पैरेलल इकोनॉमी बन चुकी थी। रैंसम इंडस्ट्री काफी ऑर्गेनाइज थी वहां। कुछ माफिया और पॉलिटिशियंस मिलकर इसे चला रहे थे, और हाँ, ये सब खुलेआम हो रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, किसी रिपोर्टर ने पटना में एक मिठाई वाले से जब पूछा कि भैया गुंडागर्दी कैसी है यहाँ, तो उसका जवाब आया कि भैया गुंडा टैक्स हमारे यहाँ अलग होता है, लड्डू 10 रुपए का और हफ्ता 15 रुपए। सिवान, मधेपुरा, बेगूसराय, गया, पटना, हर जगह कुछ ना कुछ होता था। शहाबुद्दीन जैसों के नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। उसके इलाके में पुलिस भी बिना परमिशन के नहीं जाती थी। स्कूल के बच्चे तक ये जानते थे कि किस नेता के पास कौन सा कट्टा है। और जब लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है ना दोस्तों, तो पता है सबसे पहले नुकसान किस चीज का होता है? शिक्षा का। 90s के दौरान बिहार के स्कूल्स और कॉलेजेस लिटरली जंगल बन गए थे। क्लासेस चलती नहीं थी, प्रोफेसर्स को सैलरी मिलती नहीं थी, और स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में डंडे लेकर घुसते थे। यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 4-4 साल बाद आता था, और एडमिशन के लिए सिफारिश चाहिए होती थी। पटना यूनिवर्सिटी, जो एक जमाने में ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट माना जाता था, उसके हॉस्टल्स गुंडों का अड्डा बन गए। पॉलिटिकल पार्टीज ने स्टूडेंट यूनियंस को अपना एक्सटेंशन बना दिया। कास्ट बेस्ड ग्रुपिज्म और गोलीबाजी आम बात थी, जैसे क्लासरूम नहीं बैटलफील्ड हो। उस समय बिहार के स्टूडेंट्स का करियर का फॉर्मूला एकदम सिंपल था। पहला, या तो पॉलिटिक्स में जाओ, दूसरा, या माइग्रेशन करो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता पढ़ाई के लिए जाओ, या फिर तीसरा, सरकारी नौकरी के सपने देखो, जो कभी आती नहीं थी। और उस जमाने में पेरेंट्स का क्या सपना था अपने बच्चों के लिए? बस यही कि बस बच्चा घर से बाहर कहीं पढ़ने चला जाए और बाहर सेटल हो जाए। यानी आयरनी देखिए, जिस राज्य ने नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज दी थी दुनिया को, वहां के स्टूडेंट्स को दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, रूम रेंट पे लेना पड़ता था, और उन्हें बिहारी कहकर ट्रोल किया जाता। 90s ने बिहार के एक पूरे जनरेशन का सपना तोड़ दिया, एजुकेशन से लेकर डिग्निटी तक, और ये सब हुआ गवर्नेंस के नाम पर जोक पर। आज भी जब कोई बिहारी स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है ना, तो वो सिर्फ अपने दम पर सक्सेसफुल होता है, क्योंकि सिस्टम ने तो 90 के दशक में ही उसका हाथ छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कर्पूरी ठाकुर का रिजर्वेशन मॉडल आज भी पॉलिटिकल डिबेट्स में है। लालू ने बैकवर्ड क्लास को आवाज तो दी, लेकिन डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज हो गया। राबड़ी देवी एक होम मेकर से सीएम बनी, जो कि एक पॉलिटिकल जुगाड़ था। नीतीश कुमार ने सुशासन दिया, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और स्कूल ड्रेस स्कीम, ये सब लागू किया, भरोसा जीता जनता का। लेकिन उनका कांस्टेंट पार्टी स्विचिंग, कभी बीजेपी कभी महागठबंधन, उनकी इमेज को तोड़ता गया। जनता का यही कहना है बिहार में कि हमारे यहाँ नेताओं में टैलेंट तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन की कमी है। हर सीएम अपने वोटर बेस के लिए काम करता है, बिहार के लिए कौनो नेता काम नहीं करता। और धीरे धीरे ये सच भी हुआ तब जब कई फेमस घोटाले सामने आए। फॉर्डर स्कैम ने, यानी चारा घोटाला ने लालू को सीएम से जेल तक पहुंचा दिया। शिल्पी गौतम केस ने मीडिया का मॉरल कंपास हिला दिया। बिहार बाइफरकेशन ने राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग से वंचित कर दिया। शहाबुद्दीन के रूल में सिवान में शादी हो या चुनाव बिना उसकी मर्जी के नहीं होता था। ब्रिज प्रोजेक्ट्स की बात करें, करप्शन के कारण कोलैप्स हो जाते थे। रोटी, बिजली, सड़क, हर चीज में बिहार पीछे जाता गया। पर क्या बिहार हमेशा ही पीछे रहेगा? सोचिए, बिहार का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? बिहार के लोग। यूपीएससी टॉपर्स, आईआईटीएंस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सब यहां से निकलते हैं, लेकिन वो सब यहां रुकते नहीं है बिहार में। क्यों? अगर आपके पास जवाब हो तो कमेंट करके बताइएगा। टूरिज्म में बिहार के पास वर्ल्ड क्लास साइट्स हैं, लेकिन मार्केटिंग
ऑलमोस्ट जीरो। मिथिला पेंटिंग वर्ल्ड फेमस है लेकिन एक्सपोर्ट चैनल्स वीक है। हैंडलूम और फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट आ सकता है लेकिन पॉलिसी अनस्टेबल है। यानी बिहार को इस वक्त एक नया इकोनॉमिक मॉडल चाहिए जहां डिस्ट्रीब्यूटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हो, एग्रो प्रोसेसिंग हब्स हो, यूथ स्किलिंग प्रोग्राम्स हो और बॉर्डर ट्रेड फैसिलिटेशन हो। पर ये सब लाएगा कौन? ज्यादा फैंसी वर्ड्स नहीं लग रहे हैं दोस्तों। हर स्टेट की, हर राज्य की कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे या तो किसी राज्य में रोजगार एक समस्या है, कहीं माइग्रेशन है, कहीं महंगाई है, कहीं एजुकेशन क्वालिटी है, किसी राज्य में हेल्थ केयर या इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम पंचर हुआ है। लेकिन बिहार की बात करें तो कुछ हद तक ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ अभी बिहार में है और कई सालों से। लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसके पास है? जवाब इसका मेरे पास तो नहीं। आपके पास हो तो कमेंट करके जरूर बताना। प्लस प्लीज किसी नेता नगरी का नाम कमेंट सेक्शन में मत लिखना कि फलाने आ जाएंगे तो बिहार सुधर जाएगा, प्लीज। दोस्तों बिहार गिरता है, उठता है, फिर गिरता है लेकिन कभी रुकता नहीं है। लेकिन नया बिहार कब और कैसे आएगा, कौन बनाएगा, इसका जवाब शायद वक्त ही बताएगा। वेल, ये वीडियो अगर आपको मीनिंगफुल लगी हो तो इसे अपने हर एक दोस्त से जरूर शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आपका एक वीडियो शेयर करना किसी और को जगाने के काम जरूर आ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमेशा वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमेशा वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।